Good morning. Today we are going to start chapter 6. This chapter is very important because it has debit credit rules. इसमें वो डेबिट क्रेडिट रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको अकाउंट में हमेशा यूज़फुल रहते हैं. मतलब वो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको लर्न करने ही हैं, क्योंकि उसके बिना आपका अकाउंटिंग आगे नहीं बढ़ेगा. ओके, तो डेबिट क्रेडिट रूल्स, दिस इज अ गोल्डन रूल्स, इसलिए आप लोगों को उसको अच्छे से समझना है. फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. अकाउंट हम एक बार और पहले भी पढ़ा है. अकाउंट इज record of transactions under a particular head. It records not only the amount of transactions but also their effect and directions. Account is record of transactions. Accounts में जो transactions रिकॉर्ड किए जाते हैं वो पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड किए जाते हैं. द अमाउंट मतलब सिर्फ उसमें नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. उसमें सिर्फ अमाउंट ही नहीं लिखना होता है, उसमें उसका इफेक्ट कि उससे क्या फ़र्क पड़ा, डायरेक्शन वो कहाँ से आया. मतलब अकाउंट में वो सारी चीज़ें बताई जाती है कि उसका क्या कितना फ़र्क पड़ा, कहाँ से वो आया और कितना अमाउंट उसमें जाने वाला है. ये हो गई हमारी अकाउंट की डेफिनेशन. व्हाट इज अकाउंट, है ना. एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंट्स टू पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि हमारी बुक का नाम भी डबल एंट्री सिस्टम है और हम सारे अकाउंट्स जो है वो डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करते हैं. इट इज यूजुअली इन अ टी फॉर्म एंड द कॉमनली यूज्ड लेआउट ऑफ एन अकाउंट इज एज फॉलो. जनरली अकाउंट जो है टी शेप में होता है. ना टी शेप में अकाउंट कैसे होता है, आज मैं आपको अकाउंट का फॉर्मेट भी बताऊंगी. अकाउंट बनता कैसे, डेबिट क्रेडिट कहाँ किस साइड हम पुट करते हैं और टी शेप में अकाउंट किस तरह से बनता है, ये मैं आपको जस्ट अभी बता रही हूँ. रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझने से पहले हम लोग अकाउंट्स देख लेते हैं कि अकाउंट कैसे बनता है. सॉरी, अकाउंट्स नहीं, अकाउंट कैसे बनता है. सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम हमको हेडिंग में लिखना होता है कि कौन सा अकाउंट. ठीक. डेबिट एंड क्रेडिट दो ड्यूल एस्पेक्ट से बना रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम से कर रहे हैं, तो डेबिट लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट होता है. एक साइड जो आपका होता है डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, देन सेकंड साइड भी सेम होता है, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट. होता क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, डेट में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है. नेम ऑफ अदर अकाउंट, क्या कहाँ से आया है, सेल किया है, परचेस किया है, वो नेम आपको यहाँ लिखना है जो भी किया. जेफ अमाउंट जितने से ट्रांजेक्शन हुआ है, जितने का ट्रांजेक्शन, जितने से डील हुई है. ठीक है. जेफ मीन्स ये जो पॉइंट है जेफ, वो रेफरेंस बुक का पेज नंबर, जो वो सब्सिडरी बुक का पेज नंबर जहाँ आपने फर्स्ट में एंट्री रिकॉर्ड किया था. यहाँ जब अकाउंट में करते हैं तो हम जेएफ लिखते हैं और वहाँ जब हम एंट्री करते हैं वहाँ पर एलएफ लिखते हैं. मतलब किस लेजर में आपने उसको पोस्टिंग किया वो एलएफ नंबर. और यहाँ हम जब लेके आते हैं तो उस पेज कहाँ से हम लेके आए वो एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो हम करते हैं वो कहाँ से हम यहाँ लेकर आए हैं वो यहाँ पर हम पेज नंबर मेंशन करते हैं. ठीक है. जनरली ये प्रैक्टिकल अकाउंट में, प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग करते हैं. हमारे क्वेश्चन में, हमारे न्यूमेरिकल में हमें जेएफ और एलएफ का कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ एक कॉलम में है और आपको एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये जेएफ और एलएफ का कॉलम समझना पड़ेगा. बाकी हमारे न्यूमेरिकल में इसका कोई ज़्यादा नीड नहीं है. अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी आएगी. एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है. वो क्यों होता है वो रूल्स में समझ में आएगा आपको कि डेबिट और क्रेडिट दोनों अलग अलग क्यों है. ठीक है. जैसे एक अकाउंट हम बनाते हैं, कैश अकाउंट, सपोज कि मैंने कैश अकाउंट ड्रॉ किया, तो कैश अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस हमें लिखना होता है ना. तो बैलेंस जो है वो हम लेके आते हैं और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चलता है वो चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये अकाउंटिंग ईयर होता है. इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, है ना. जैसे 2018-19 के लिए हम बोलेंगे 2018 का 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. ठीक है. तो ये पूरा अकाउंटिंग ईयर कहते हैं इसे.
ओके, एक कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, बट हमारे इंडिया में जो अकाउंट होता है वो होता है अकाउंटिंग ईयर से, और अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ये तो मैंने अकाउंटिंग ईयर का बताया। अब जब हम कैश ओपनिंग बैलेंस हम जब लिखते हैं किसी भी अकाउंट को स्टार्ट करने के पहले, जनरली कैश बैंक का तो बैलेंस होता ही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि जैसे बिजनेस एट द एंड हमने खत्म किया 31 मार्च को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कैश कुछ तो रहेगा ही रिमेनिंग, तो वो फॉरवर्ड होता है। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2019 में हमने ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस 2, ठीक है। और कौन सी डेट को है वो, अप्रैल 1 को। क्यों? क्योंकि अप्रैल 1 को हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते चलते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स हमें आगे हमारा बिजनेस बढ़ा और ट्रांजेक्शन हुआ कि आज हमने सेल किया, कल हमने परचेस किया, तो कैश अकाउंट बन रहा है। तो कैश आया और कैश गया, ये दोनों रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। कैश कितना आया कितना गया और किस ट्रांजेक्शन से कैसे आया और कैसे गया, ये दोनों चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ट्रांजेक्शन हमने किया, गुड्स सोल्ड किया कैश में, है ना, कैश में गुड्स सोल्ड किया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ गुड्स। कितने अमाउंट से, सॉरी ओपनिंग बैलेंस में हमने सपोज कि हमारे पास था 1 लाख, अमाउंट लिख दिया, कैश सेल किया है 50,000 में, तो अमाउंट कितनी हमें 50,000, है ना। यदि हमने परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया है, तो हम लिखेंगे बाय परचेज। डेट कौन सी, जिस डेट पे आपने किया है, डेट सॉरी टू कैश ऑफ गुड्स, ये जो है अप्रैल 3 में किया है यदि आपने, तो अप्रैल 3, और परचेज यदि आपने अप्रैल 4 में किया है तो अप्रैल 4, क्लियर। और कितने का किया है, यदि आपने 2 लाख का किया है तो 2 लाख। इस तरह से हमारा अकाउंट मेंटेन होते हुए चलता है ना। इतना जल्दी आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप इतना अभी माइंड पे जोर नहीं देना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि कॉमर्स आपके लिए नया सब्जेक्ट है, अकाउंट आप पहली बार मैंने आपको बताया है, तो पहली बार में आपको पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। अकाउंट मैंने भी आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि रूल्स आपको डेबिट क्रेडिट के समझ में आना ज़रूरी है। बाकी हम जनरल और ब्लेजर और ट्रायल बैलेंस करेंगे तब आपको अकाउंट, और इसी चैप्टर में हम जब पीछे अकाउंट बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अकाउंट कैसे बनता है। तो फर्स्ट टाइम में इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश जरूर करिएगा। आगे 1 बाय 1 हम स्टेप पे चल रहे हैं, तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे हम लोग। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया अकाउंट्स का, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो मैं आज आपको जो अकाउंट आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ वो ट्रेडिशनल अप्रोच में बता रही हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स जो हैं 2 टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और इम्पर्सनल 2 टाइप्स के अकाउंट हैं, ठीक है। पर्सनल में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये पार्ट जो है ये पर्सनल के हैं। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 पार्ट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और यदि सिंपल वे में इसको समझो तो अकाउंट जो है वो 3 टाइप्स है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स होंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। यदि इसको इजी करना है तो अब देखिए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट्स विच रिलेटेड टू पर्सन, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज, डेटर और क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट्स, एग्जाम्पल फॉर पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम, customer data, or the account of the main purpose of preparing a personal account is to be determine the balance due to or due for from personal or organization। मतलब
पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म के लिए जो नेम यूज किया जाता है वो होता है पर्सनल, वो आता है पर्सनल में, जो किसी पर्टिकुलर डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में भी 3 कैटेगरीज है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल में मीन्स कि यदि राम का श्याम का अकाउंट है तो राम श्याम नेचुरल पर्सनल है, कि राम का है तो राम का, श्याम का है तो श्याम का, मोहन का है तो मोहन का। आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या होता है, कोई कंपनी होती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल होता है ना। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी हम पर्सनल अकाउंट में मानते हैं, लेकिन किस आर्टिफिशियल होता है ये, आर्टिफिशियल क्यों होता है, क्योंकि नेचुरल पर्सनल कौन से होते हैं, राम और श्याम, आर्टिफिशियल कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक और होता है जो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल को, रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रीपेड रेंट, अक्रूड कमीशन, आउटस्टैंडिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग, जैसे नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव में लास्ट वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे आपकी बुक में सब कुछ मेंशन है, पर रिप्रेजेंटेटिव का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। These are accounts which representative a certain person, a group of person. For example, if rent is due to the landlord, rent जो है वो किससे ड्यू है, लैंडलॉर्ड से ड्यू है, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक। तो हमें क्या ओपन करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो वो है तो किसी पर्सन से जुड़ा हुआ, वो किसी ग्रुप ऑफ, मतलब पर्सन जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, ठीक है। किसी लैंडलॉर्ड से रेंट ड्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक। तो वो रिप्रेजेंट करता है किसी को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्लियर। आर्टिफिशियल में भी ऐसे होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन आर्टिफिशियल में कंपनी एक पर्सन के रूप में वर्क करती है, इसलिए कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे लैंडलॉर्ड से रेंट ड्यू है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को कि आउटस्टैंडिंग है रेंट, किससे, लैंडलॉर्ड से, ठीक है। नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे, नेचुरल पर्सनल में कोई पर्टिकुलर पर्सन, राम श्याम मोहन। आर्टिफिशियल पर्सनल में कौन आएगा, कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये। रिप्रेजेंटेटिव में कौन आएगा, जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रीपेड रेंट, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, ये सब उसमें आएगा, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल एंड नॉमिनल, रियल अकाउंट में सारी टेंजिबल एसेट्स आएगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल हमने पढ़ी है। टेंजिबल सारी एसेट्स आएगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, सारी फिक्स्ड एसेट्स आएगी, ओके। एंड नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम, सेल्स, परचेज, ये सब नॉमिनल से रिलेटेड है ना। रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, सॉरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स आएंगी, किसमें, रियल अकाउंट में। टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या क्या है, टेंजिबल में तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब कांट बी टच, हम टच नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है, गुडविल, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल जितने भी एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट में आएंगी। एंड नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू टर्म्स एज नॉमिनल अकाउंट, है ना। जैसे सैलरी अकाउंट हुआ, सेल्स है, परचेस है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, ये सब किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो इम्पर्सनल और पर्सनल में और इम्पर्सनल में, पर्सनल में 3 टाइप्स है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब यदि आपको अकाउंट की क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में चल रहे हैं हम, कहाँ चल रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच भी है, ये ट्रेडिशनल में चल रहे हैं। अकाउंट्स में कौन कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने यहाँ देखा अभी, कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें भी नेचुरल में राम श्याम, आर्टिफिशियल में कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिप्रेजेंटेटिव में प्रीपेड, अप्रूव्ड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, ये सब आइटम्स। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ऑल फिक्स्ड एसेट्स,
और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू, सेल्स, परचेस, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें कहाँ क्या चीज होनी है ये समझ में आ गया, उसके बाद हम इसके रूल्स समझ पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से जो मैंने फ्लो चार्ट आपको यहाँ मेंशन किया है, इसको लेते हुए आपको यदि यहाँ पे क्लियर नहीं भी दिख रहा है तो आपकी बुक में 6.3 पेज पे थोड़ा आपको यहाँ क्लियर आ जाएगा। इस टाइप से एक फ्लो चार्ट बनाइएगा। बुक में ऐसा पूरा फ्लो चार्ट नहीं दिया है, लेकिन आप उसको जब पढ़ेंगे और फ्लो चार्ट यहाँ देखेंगे और यहाँ से जब नोट करेंगे और यहाँ से जब नोट करेंगे तो दोनों को मिक्स करके अपनी अंडरस्टैंडिंग से फ्लो चार्ट बहुत अच्छा सा आप बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है।